भारत का जो इतिहास है इस विषय में मुनमुन सर को अपनी बातों को अपने रखें और जो छात्र छात्राएं इस माध्यम से देखेंगे सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो उनमें एक नया उम्मीद जगे और उन्हें कुछ सीखने का मिले। सर मुनमुन सर, भारत का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव सभ्यता का विकास। मानव सभ्यता का विकास जब से सृष्टि का उदय हुआ तब से मानव सभ्यता का विकास है, तब से ही हिंदुस्तान की सभ्यता का भी विकास है और तब से लेकर आज तक हिंदुस्तान का इतिहास भी दुनिया के नक्शे पर प्रमुख रूप से उद्धृत होता है। अब रही बात हिंदुस्तान, अखंड हिंदुस्तान को यदि हम लें, जहाँ की उत्तर में हिमालय, दक्षिण में समुद्र से यह घिरा हुआ यह एक स्थल है जो कि भारतों का देश कहा जाता है। और जो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो यह चीज़ अनुमान लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान कितना विकसित था और उस समय लिपस्टिक और चूड़ी और कंगन से हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान दुनिया के नक्शे पर कितना मॉडर्न सिटी कहलाता होगा। इसी से आप अनुमान लगाइए कि हिंदुस्तान की सभ्यता कोई साधारण सभ्यता नहीं। दौर में दो महत्वपूर्ण ज्ञानी हमारे यहाँ पैदा लिए, बौद्ध और जैन, जिन्होंने बौद्ध धर्म के मानने वाले आज दुनिया के नामी गिरामी देशों में आते हैं, चाइना से लेकर सारे देशों का। अब रही बात भारत की सभ्यता और एजुकेशन के मामले में जहाँ तक बात हम करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र बिंदु होता था, जैसे कि आज ऑक्सफोर्ड है या अन्य कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है। उस तरह से पहले हमारे यहाँ नालंदा और तक्षशिला होता था जो अखंड हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। आज हम अपने सभ्यता के इस दौर में थोड़ा सा पीछे घट रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग डिमोशंस की ओर जा रहे हैं इसके उत्थान में, चाहे वो एजुकेशंस के मामले हों या सभ्यता। लेकिन सभ्यताओं का यदि विकास कहा जाए तो सभ्यता का विकास यदि दुनिया में हुआ है तो वह हिंदुस्तान से ही हुई है, न कि जितने भी हमारे यहाँ लिखित विवरण मिलते हैं। इतिहास उसे कहते हैं जिसका कि हमें कोई लिखित विवरण प्राप्त हो। जितने भी अभी तक लिखित विवरण हमें मिला है उसके साक्ष्य के आधार पर हम यह बतला सकते हैं कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे पहले और सबसे बेहतर सभ्यताओं में से एक है। यहाँ तक कहा जाता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता भी सिंधु सभ्यता से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती थी, लेकिन उससे भी कई गुना बेहतर हिंदुस्तान की सभ्यता थी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, ऑल ऑफ यू, आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं प्रेम गांधी आप सबों का विजेता कॉम्पिटिटिव कैंपस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ हमारे संस्थान के डायरेक्टर महोदय हैं जो कि मैथ रीजनिंग के फैकल्टी के रूप भूमिका भी निभाते हैं, पीके यादव सर हमारे बीच उपस्थित हैं जो कि बिहार रत्न से सम्मानित हो चुके हैं। और आज हम एक विशेष सेशन को आपके बीच रखना चाह रहे हैं। सर आज हम लोग विजेता कैंपस के जीएस फैकल्टी ये चाहेंगे कि इसको संवाद के माध्यम से आप तक जो है लुसेंट की बातों को आसानी में कैसे क्लियर किया जाए। और लुसेंट तो एक बहाना है, लेकिन हम लोग का कारनामा कुछ अलग करना है, वो एनसीईआरटी और जो भी ऑथराइज बुक है उसको फॉलो करके करना है, यही ना सर? जी तो इसके आधार पे आप जैसे बताए कि सर आप उसको कुछ कीजिए और फिर जो है हम उसको डिटेल एक्सप्लेनेशन। सबसे मैं सिर्फ यही निवेदन किया हूँ कि और सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं भारत का इतिहास। तो इतिहास क्या होता है थोड़ा सा ये बताना चाहेंगे। इतिहास देखिए, जब हम अध्ययन करते हैं तो इसको 3 भाग में बांटते हैं, प्राक-ऐतिहासिक और आद-ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। यानी कि ऐतिहासिक काल की बात करेंगे तो लिखित साक्ष्य मिलना जरूरी है और उसको पढ़ा भी गया होगा, उसको ऐतिहासिक काल कहेंगे। जैसे 1857 की क्रांति ऐतिहासिक काल है। ऐसी जी तो सर हम कह सकते हैं कि जो यदि किसी भी विवरण को लिखित रूप में मिला हो और पढ़ा भी गया हो, सफलता पढ़ा भी गया हो, उसका कुछ ना कुछ साक्ष्य
मिला हो उसको इतिहास उसको इतिहास कहें। लेकिन सर यहाँ पर एक और शब्द आता है, आदि इतिहास। अच्छा, आदि इतिहास जी, उसको प्रोटो हिस्टोरिक कहते हैं। ठीक है, ऐसी काल है जिसमें लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन उसमें पढ़ा नहीं गया। जी सर, उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं सर हड़प्पा काल। अच्छा, हड़प्पा काल को हड़प्पा काल को प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में रखते हैं। अच्छा, आदि ऐतिहासिक काल, क्योंकि वो उसकी लिपि बहुत चित्रात्मक थी, पढ़ी नहीं गई। उसके बाद एक आता है सर प्राक हिस्टोरिक पीरियड, जो कि सबसे पहले का होता है, जिसमें सिर्फ जीवाश्म मिले हैं, कुछ खोज मिले हैं, लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, उसको प्राक इतिहास कहेंगे। अब भारत का इतिहास सर, जबकि यहाँ पर भारत के इतिहास ना कहा के ये कहा जा सकता था कि प्राचीन इतिहास, ठीक है, लेकिन भारत का इतिहास इसलिए कि जो परीक्षा में पूछा जाता है वो सिर्फ भारत के इतिहास से प्रश्न। भारत का इतिहास मतलब प्राचीन नहीं, प्राचीन भी, वर्तमान भी, और आगे घटने, अभी तक की घटना है। जी। तो चलिए सर, हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग का मकसद ये है कि जो बच्चे को, जो आपके देखने वाले हैं आपके माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या किसी भी सोशल मीडियम के माध्यम से, वो लुसेंट को अच्छी तरह समझ लें। उस बुक को जो जितना भी कठिनाई है, जटिल बातें हैं, हर पॉइंट को वो कर ले। हम लोग का मकसद एनसीईआरटी है, लेकिन हम लोग पैटर्न फॉलो कर रहे हैं लुसेंट को आधार बना रहे हैं, क्योंकि लुसेंट को सर आधार बनाने के पीछे एक कारण है कि ये आसानी से सब लोगों के पास उपलब्ध हो पाता है और है भी। अच्छा, ठीक है, इसलिए हमने सर माध्यम लुसेंट। ओके। तो सर हम लोग करेंगे यहाँ पर डिटेल बात करते हैं कि यहाँ पर सर लिखा हुआ है कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला, यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। जी। तो हम इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं फिगर के माध्यम से। भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, तो सर इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? उत्तर में तो यहाँ तो ये टारगेट किया गया है। तो सर इसमें भारत का जब मैप लेंगे, अच्छा, ले लिया जाए, सुलभ हो जाएगा छात्रों को। तो हम बता रहे थे भारतीय भूखंड के बारे में, जो कि वर्तमान भारत का जो स्वरूप है उसके बारे में बात कर रहे थे। तो वर्तमान भारत का जो बनावट है उस हिसाब से इसकी चौहद्दी की बात करेंगे और इसके आसपास के देशों की बात करेंगे। तो ये जान लीजिए कि पाकिस्तान का एरिया है, ये अफगानिस्तान का एरिया है। इधर आ जाएंगे तिब्बत जो चीन का, अच्छा तिब्बत जो है चीन का एरिया है, पाकिस्तान अफगानिस्तान ये सीमा बनाती है, तिब्बत चीन का इलाका है। यहाँ आ जाइए नेपाल भारत के पड़ोसी देश है, इधर भूटान हो गया, ठीक है ना, यहाँ म्यांमार हो गया और ये बांग्लादेश हो गया। इधर आ जाते हैं तो श्रीलंका हो गया। अब बात करेंगे कि इसका जो है पूर्वी बिंदु पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे, ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता। ये सबसे उत्तरी बिंदु, भारत की सबसे उत्तरी बिंदु, क्योंकि हम विभाजन की बात कर रहे हैं कि इसको दो भागों में बांटने की बात कर रहे हैं, तो ये विंध्य पर्वत भी बांटती है दो भागों में, ठीक है। भारत को भाषा के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया, पर्वत के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया। ये विंध्य पर्वत मान लेते हैं, विंध्य पर्वत है, ठीक है। विंध्य पर्वत उत्तर भारत और दक्षिण भारत में विभाजित करती है। और यहाँ पर भाषा के आधार पर बात करेंगे तो यूरोपियन लोग आए तो इसको इंडो यूरोपियन परिवार बोलते हैं, इंडो यूरोपियन परिवार भाषा बोलते हैं, और इधर द्रविड़ भाषा का परिवार बोला जाता है। अब बात करेंगे तो यहाँ जो है भारत की 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा भी भारत को दो भागों में विभाजित करती है। विंध्य पर्वत भी दो भागों में भौगोलिक रूप से विभाजित करती है और दो भाषा परिवार भी विभाजित करती है। इसके साथ हम बात कर लेते हैं इसकी सबसे पूर्वी बिंदु किबुती अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, जो कि सबसे पूर्वी बिंदु है, जिसको पहले अरुणाचल प्रदेश को नेफा कहते थे। सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे तो गौहर या सरक्रिक गुजरात का एरिया है, वो सबसे पश्चिमी बिंदु है। और उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल हो गया, और दक्षिण बिंदु आ जाएंगे तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट मैं यही दर्शा देता हूं, इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार एरिया का भाग है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। देखिए यहाँ पर कैप कमोरिन के हाँ इंदिरा पॉइंट ठीक है, इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ये ग्रेट निकोबार के भाग में स्थित है, ठीक है। आप देखिए ये यहाँ पर स्थल सीमा से जुड़ी हुई सबसे मुख्य मेनलैंड, भारत की मेनलैंड की सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका कन्याकुमारी, या कैप कैमोरिन भी इस नाम से जानते हैं। इस प्रकार से भारत की वर्तमान स्वरूप को हम देखें। अब चलते हैं आगे। एक मिनट, इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते थे, बोल रहे। अब देखिए यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है, इसका पुराना नाम पिग्मेलियन पॉइंट है, और ये इंदिरा गांधी के सम्मान में इंदिरा पॉइंट नाम कर दिया गया है,
भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो इंदिरा गांधी जी के सम्मान में उसका नाम बदल के रख दिया गया था इंदिरा पॉइंट, लेकिन उसका सर नाम था पिग्मेलियन पॉइंट। अच्छा अच्छा। ये कहाँ पड़ता सर, ये जो पहले इंदिरा गांधी के पहले उसको पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जी जाता जी जी था। ओके। अब उसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं सर। इंदिरा पॉइंट कहाँ पड़ता है? तो दक्षिणी बिंदु पर, सबसे दक्षिण बिंदु हुआ भारत का सीमा का। ठीक है, ये सर कह सकते हैं कि अंडमान निकोबार जो है द्वीप समूह जी, उसका जो ग्रेट निकोबार वाला एरिया है वहाँ पर स्थित है सर। ओके ओके, समझ सर। और ये खास करके एक क्वेश्चन यहाँ पर और बनता है कि देखिए यहाँ पर भारत से कुल मिला के बात करें तो भूमध्य रेखा जो है, विषुवत रेखा भी बोल सकते हैं, जो दो भाग में बांटा। जी जी जी। अच्छा। तो वो जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोल सकते हैं, जो भारत को दो भागों ने बीच का जो ग्लोब है ना, ग्लोब, उसका जो विषुवतीय रेखा, हाँ, तो उससे जो है ये 876 किलोमीटर दूर है। 876 किलोमीटर उससे जी, याद रखने में भी दिक्कत होगा, तो 8 7 6 घटते क्रम में जी जी 8 7 6 इतना किलोमीटर दूर है। और पूर्वी की बात करें लेंगे तो यहाँ पर की बोल दीजिए तो या कौन बलांगू देश है सर वहाँ? सबसे पहले देश की चर्चा कर देश की चर्चा यहाँ पर बोल देंगे कि म्यांमार है, इधर आ जाएंगे तो बांग्लादेश है पूरब में। जी जी हाँ, पूरब में। और यहाँ पर बात कर लेंगे तो यहाँ बांग्लादेश है। अच्छा, और यहाँ पर आपका भूटान है, और ये नेपाल का एरिया हो गया, ये तिब्बत का एरिया हुआ, चीन अधिकार किए हुए हैं, ये पाकिस्तान का एरिया हो गया, ये अफगानिस्तान भी सीमा बनाती है, अफगानिस्तान का क्षेत्र है, और ये श्रीलंका का क्षेत्र है। तो कह सकते हैं सर कि जो ये पूरब में जो है, भारत के पूरब में बांग्लादेश ऑथेंटिक जो है। जी जी। और सर ये पश्चिम में क्या है? पश्चिम में बोल देंगे पाकिस्तान। पश्चिम में पाकिस्तान। जी जी। और बांग्लादेश तो बोलेंगे सर ये पाकिस्तान से ही अलग बना, पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, बाद में बना। इसको म्यांमार बोलिए आप, ठीक है, पूर्वी देश में म्यांमार का आप नाम लेंगे। और सर एक बात जान लीजिए, तो ये अरुणाचल प्रदेश है, भारत का एक राज्य है पूर्वी क्षेत्र। हाँ, सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी बिंदु किबूथी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अब क्या बोले सर, क्या किबूथी? हाँ, और वो नाम नहीं दे तो बलांगू भी यदि ऑप्शन में मरे तो आप दे सकते हैं। तो उसका पॉइंट का नाम है जी जी जी, पॉइंट का नाम है पूर्वी पॉइंट। हाँ, यदि बलांगू है तो बलांगू होगा। हाँ, किबूथी है तो किबूथी है तो किबूथी। और सर इसको अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम सर नेफा है। नेफा, ये याद रखेंगे सर। ओके, नेफा कभी कभी एग्जाम में पूछा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है? नेफा पूछा हुआ है। ओके सर, चलते हैं सर पश्चिम में। ओके, तो पश्चिम में चलते हैं तो यहाँ पर एक स्थान है, ये गुजरात का इलाका है, खास करके सरक्रिक है। सरक्रित में गौड़ या गोहड़ करके एक स्थान है, जो सरक्रित गुजरात में पड़ता है। ये सबसे पश्चिमी बिंदु है, गौड़ या गोहड़। जी जी। तो सर मुख्य रूप से हम लोग ये देखें कि उत्तरी और दक्षिणी बिंदु को, सर उत्तरी बिंदु को इंदिरा पॉइंट बोले, और दक्षिणी बिंदु को इंदिरा कॉल। नहीं, उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल। ओ देखिए सर, यहाँ पे आपके देखने वालों बच्चों को ये दिक्कत हो सकता है कि कब इंदिरा कॉल रखा जाए, कब इंदिरा पॉइंट रखा जाए। दरोगा में पूछा गया है ना सर, दरोगा के एग्जाम में पूछा गया। हाल ही में पूछा गया कि सबसे उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल कहते हैं, जबकि दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और दक्षिण बिंदु को लेकर एक और रहस्यमय बातें जान लीजिए कि ये मेन लैंड से जुड़ा हुआ, भारत के मेन लैंड से जुड़ा हुआ दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे तो ये सर हो जाएगा कन्याकुमारी। बताया जाए ताकि दक्षिणी बिंदु को और उत्तरी बिंदु को कॉल और पॉइंट में दिक्कत है। उत्तरी बिंदु को कॉल और दक्षिणी बिंदु को पॉइंट। उत्तर मतलब ऊपर, हाँ, ऊपर वाले को कॉल करते हैं सर जी, और नीचे वाले को पॉइंट करते हैं जी 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 जी। नहीं सर, ऐसे तो याद रखा जा सकता है। जी जी। चलिए सर, और इसका मेन लैंड की बात करेंगे सर, यहाँ पर कन्याकुमारी है, जो कि दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, जिसको कैप केमोरिन के नाम से सर पहले जानते थे, आप जानते भी हैं। ठीक है, ये कुछ बातें हैं। और कुछ बात करेंगे तो भूगोल में हम पढ़ेंगे इसको विस्तार से, लेकिन यहाँ पर जान लीजिए सीधा सा कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई बोल रहे हैं, यानी कि ये सर उत्तर है, ये दक्षिण है। उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, इसका विस्तार है सर 3214, याद रखेंगे 3214 किलोमीटर। जी जी। अच्छा। और पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की बात करेंगे तो 2933 किलोमीटर है। तो कह सकते हैं सर कि जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज्यादा है। जी जी, पूछा जाता है। ओके, तो आगे सर ये कहा गया है कि जो भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों की देश तथा यहाँ के निवासी को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया। तो सर यहाँ कहा गया है जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष, तो महाकाव्य क्या है सर? ये सर महाकाव्य धार्मिक घटनाओं का या धार्मिक उपदेश का या गुरुओं की संकलन का एक ऐसी मोटी पुस्तक, ठीक है, जिसको महाकाव्य कहते हैं। अच्छा। और महाकाव्य में सर
प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है। अच्छा, महाकाव्य का भी अलग अलग हाँ, भाग है। हाँ, तो महाकाव्य में सबसे बड़ा महाकाव्य की बात करेंगे तो महाभारत है। महाभारत, जी सर। तो महाभारत जो है सर वो महाकाव्य के अंतर्गत आया। जी जी जी। तो सर इससे पहले हम लोग का जो ग्रंथ है रामायण, जी जी जी, वो भी तो उसको सर आदि ग्रंथ कहते हैं। अच्छा, वो आदि ग्रंथ। जी जी, आदि ग्रंथ। महाभारत जो हो गया सर महाकाव्य हो गया सबसे बड़ा महाकाव्य जी। और ये रामायण जो हो गया उसको सर आदि कवि की संज्ञा दी। आदि कवि की संज्ञा दी। अच्छा सर, ये पुराण क्या है? पुराण सर उससे पहले महाकाव्य पर थोड़ा और बात अच्छा, रखना अच्छा। चाहेंगे क्या है कि सर ये महाभारत जो है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका पुराना नाम क्या है, तो इसका पुराना नाम जय संहिता है और इनके लेखक जो है महर्षि वेद व्यास जी हैं। तो सर महाभारत महाकाव्य के अंतर्गत महाभारत जी, और महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य जी, और इसके रचयिता सर वेद व्यास जी, महर्षि वेद व्यास जी। जी जी जी। अच्छा, और इसको महाभारत को जो है हम कहते हैं जय संहिता कहते जय हैं। संहिता जी। तो अच्छा सर, ये क्वेश्चन कैसे अराइज होगा? जय संहिता कैसे क्वेश्चन अराइज? क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाता है कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या था, तो जय संहिता प्राचीन नाम। अच्छा, तो महाभारत का प्राचीन नाम जो है सर जैसे, अब हमें सर लग रहा है कि महाकाव्य से यदि इस तरह या इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए नहीं बच्चे सर, को। नहीं सर। तो अब सर ये बताइए कि ये पुराण क्या है? देखिए, पुराण की बात करेंगे तो ये जब वो उत्तर वैदिक काल या वैदिक काल में खास करके, लेकिन देखिए वैदिक काल की बात करेंगे तो सर यहाँ पर पीरियड को ध्यान में रखना होगा। यहाँ 1500 BC से लेकर 600 BC तक वैदिक काल पढ़ते हैं। अच्छा। उसको दो भाग में सर बांट देंगे। 1500 BC से 600 BC 600 BC जी, तक जी। क्या हुआ सर? वैदिक काल। वैदिक काल हुआ। अच्छा, और वैदिक काल को दो भाग में बांटते तो हैं। कभी कभी एग्जाम में भी पूछता है जी, सर जी, कि वैदिक पीरियड। काल का पीरियड क्या है? जी, जी, 1520 से लेकर 600 1500 BC से लेकर हाँ, ईसा पूर्व 1500 BC से लेकर 600 BC। जी जी। अच्छा, इसको दो भाग में हम खंडन करेंगे। एक को ऋग्वैदिक काल कहते हैं, एक को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ऋग्वैदिक काल का सर मतलब हो गया कि 1500 से 1000 BC तक अच्छा अच्छा, ऋग्वैदिक काल, और 1000 से लेकर 600 BC तक उत्तर वैदिक काल। ठीक है। तो ऋग वैदिक काल और उत्तर जी वैदिक जी काल। जी। ओके सर। अब देखिए सर क्या हुआ कि ऋग्वैदिक काल में वेदों के बारे में जानते हैं, लेकिन वेदों को समझने के लिए वेदांग बनाए गए, उपनिषद बनाए गए, आरण्यक बनाए गए, बहुत सारे पुस्तकों की रचना की गई है। ठीक है, ऋषि मुनि के द्वारा। उसमें एक पुराण की रचना की गई है सर। अच्छा, वेद से पुराण। हाँ, पुराण जैसे धर्म ग्रंथ की चर्चा शुरू हुई उत्तर वैदिक काल में, इसका प्रभाव बढ़ गया, महर्षि लोग लिखने लगे पुस्तक अपनी अपनी, तो उसमें पुराण का भी नाम। तो सर जब अपनी अपनी पुस्तक लिखने लगे तो पुराणों में भी संख्या होगी? जी जी, इसकी संख्या 18 है। 18। एग्जाम में पूछता होगा जी, सर पुराणों कि की जो संख्या। पुराणों की संख्या कितनी है? ठीक है, इसके साथ ये भी पूछता है सर कि लेखक कौन है पुराण के, कौन अच्छा, लिखे हैं पुराण के लेखक। लेखक नहीं कहना उचित रहेगा क्योंकि निर्माण ही इन्होंने रचयिता। रचयिता कहना सही हाँ। रहेगा। तो ये लोमहर्ष हैं और इनके पुत्र या शिष्य भी कह सकते हैं उग्र सरा जाता तो है, कह सकते हैं सर कि पुराण के जो रचयिता है लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्र शर्मा है। जी जी, ये कहना सही रहेगा। और पुराणों की संख्या 18 है, लेकिन सर इसमें जो अधिक बार पूछा गया है उसमें ये है कि सबसे पुराना पुराण कौन सा है। अच्छा, सबसे पुराना पुराण। जी, पुराण तो मत्स्य पुराण। जी, और सबसे प्रमाणिक भी पूछा गया कई बार, तो वो भी मत्स्य पुराण। तो प्रमाणिक मतलब वो ऑथेंटिक है सर? ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक मत्स्य माना पुराण गया। सबसे पुराना भी और ऑथेंटिक भी, प्रमाणिक भी। तो ये सर हो गया। इसमें सर पुराण में थोड़ा और जानकारी बच्चों को साझा कर दिया जाए। अच्छा। कि सर पुराण जो है इसमें 18 पुराण में 5 ऐसे पुराण है जिसमें राजाओं की वंशावली भी मिलता है। 5 पुराण में? जी, राजाओं की वंशावली मिलता है। जी, ये बात भी ध्यान अच्छा, रखना। तो अच्छे सर एक बात और यहाँ पर क्लियर करना होगा कि जो कहा गया जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश कहा गया, मतलब भारत को जो उत्तर में हिमालय से दक्षिण में समुद्र तक जो महाद्वीप उपमहाद्वीप फैला है उसका चर्चा महाकाव्य में है और पुराण में है, और कहीं भी चर्चा है इसका क्या जी सर, एक जगह और है इसका चर्चा जो कि एग्जाम में पूछा भी जा चुका अच्छा। है, प्रश्न पूछा भी जा चुका है। ये उड़ीसा का एरिया है। जब अच्छा। मौर्य काल का पतन हो रहा था, बहुत सारे क्षेत्र जब स्वतंत्र हो रहे थे, तो वो उड़ीसा का एक स्थान स्वतंत्र हो रहा था जो कि भुवनेश्वर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, वो हाथी गुफा अभिलेख है और वहाँ के उस समय के शासक थे राजा खारवेल। ठीक है, उनसे जुड़ी एक अभिलेख है, अभिलेख जो अभी तक की सबसे पुराना अभिलेख भी माना जाता है, हाथी गुफा अभिलेख। उससे जानकारी मिलती है भारतवर्ष का। तो भारतवर्ष का साक्ष्य हम लोग कह सकते हैं सर कि हाथी गुफा अभिलेख से भी मिलता है। जी, जी। और ये जो सर हाथी गुफा अभिलेख है भारत का ही अंग है, उड़ीसा एक राज्य है, जी, जी। उसके क्षेत्र में। जी जी जी,
लिया गया है और उस राजा क्षेत्र। खारवेल वहाँ के थे। अच्छा, वहाँ के शासक हाँ, जी। राजा खारवेल थे। मतलब भुवनेश्वर से सर 3 मील के लगभग दूरी पर है। तो सर हम इतना जो है आप इतना अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, हमको लगता है कि ये पीसीएस एग्जाम तक भी कोई क्वेश्चन यदि पूछा जाए। सर मेरा उद्देश्य ये है कि क्लर्क से लेकर कलेक्टर तक का जो है इसमें अच्छा, जो है देखिए क्लर्क से लेकर कलेक्टर तक भी आप बन सकते हैं यदि ध्यानपूर्वक आप इस चर्चा को सुने। ये हम लोग का मकसद है कि जो हम लोग चर्चा के माध्यम से क्वेश्चन को एराइज करें और लूसेंट को इतना तोड़ दें कि वो हवा में उड़ जाए। चलिए देखते हैं आगे। सर यहाँ कहा गया है तो अर्थात भारतवर्ष का मतलब बताया गया, अर्थात यानी भारतों का देश जी, तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। जी। तो सर ये जो भारतों का देश हुआ और यहाँ के निवासी भारतीय कहलाए और यहाँ जो है ये भारतीय उनको कहे जो भरत की संतान थे। जी जी, इसके पीछे का सर कहानी ये अगले लाइन को आप पढ़िए, हम एक्सप्लेन करेंगे इसको। अच्छा आगे पढ़ते हैं सर। आगे लिखा हुआ है कि भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। जी जी जी। तो ये भरत सर भरत भारतीय नाम था यहाँ के निवासी का। जी, जी। और भरत एक कबीला था। ये कबीला क्या होता है सर? कबीला मोटे तौर पर कह सकते हैं कि एक वंश का समूह या एक ग्रुप ऑफ कलेक्शंस, ठीक है, जहाँ की मानव जाति की एक छोटी सभ्यता के रूप में हो, या ये कह सकते हैं कि एक ऐसा परिवार, पूरे परिवार जिसकी संख्या अधिक संख्या में हो और एक ही जगह बसे हुए हों। तो ऐसा कह सकते हैं सर कि जहाँ रहने का स्थान हो। हाँ, जैसे हम लोग अभी गांव कहते हैं जी, तो जी, पहले वो कबीला होगा। हाँ बिल्कुल, कबीला जैसे कस्बा है उसको हम कबीला कह सकते हैं, लेकिन वहाँ पर एक ही मूल गोत्र के लोग रहते थे। अच्छा। एक ही विचारधारा के लोग रहते थे, यानी कह सकते हैं कि उन सब का पिता कोई एक ही होंगे। अच्छा, एक वंश के लोग। ओके सर। तो ये भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को कहा गया सर, प्राचीन भारतीय मतलब पुराने भारतीय जो थे वो अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जामुन के वृक्षों का द्वीप कहते थे। इसमें सर क्या हुआ, ये जो क्षेत्र है ये तो देख रहे हैं कि दक्षिण में हिमालय है और उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में आ जाते थे हिंद महासागर का एरिया है। और इस बीच में जो ये धरातल है, वसुंधरा है, इस पर अधिक मात्रा में जामुन के पेड़ पाए गए थे, ठीक है। और जामुन के पेड़ पाए जाने के कारण जो प्राचीन भारतीय लोग थे इसको जम्बू द्वीप का नाम से जानते हैं, समझे सर। और जम्बू द्वीप का नाम भी आपको पुराणों में मिलता है, जानकारी मिलता है। खास करके आप बौद्ध ग्रंथ पढ़ेंगे तो बौद्ध ग्रंथ में भी भारत का नाम जम्बू द्वीप के नाम से चर्चा की गई है। इस पे जम्बू द्वीप से जुड़ी एक बात और जान लेनी चाहिए, डिटेल एक्सप्लेनेशन जब हो रही है तो प्लक्ष द्वीप भी इसको कहते हैं, ठीक है सर। इसमें उपलक्ष द्वीप, प्लक्ष द्वीप इसलिए कहते हैं कि सर यहाँ पर पाकड़ का भी पेड़ अधिक संख्या में पाया गया, इसलिए पाकड़। जी पाकड़। अच्छा। पाकड़ एक वृक्ष की प्रकार है, पीपल जिस प्रकार से, तो जो है अधिक मात्रा में मिले हैं इसी द्वीप पे, इसीलिए इसको प्लक्ष द्वीप भी कहते हैं। प्लक्ष द्वीप। अच्छा, तो सर ये चर्चा हो गया कि जामुन के वृक्ष रहने से इसको जम्बू द्वीप कहा गया है। हाँ। और मतलब ये किस आधार पे नामांकन हुआ है भारतवर्ष का उसकी चर्चा है ना सर। जी, जी, अब आगे कहा गया है सर कि प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। अब देखिए ईरानी लोग कहाँ हैं, आइए तो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में आप पढ़ेंगे, जब भारत का मैप देखेंगे, भारत का नहीं वर्ल्ड मैप देखेंगे, वर्ल्ड मैप, जी वर्ल्ड मैप को लिया जाए, वर्ल्ड मैप ये हुआ सर। तो यहाँ पर देखेंगे सर ईरान का एरिया है। यहाँ ईरान के लोग जब आए थे मेनलैंड से, थलीय भाग से आए थे भारत में आए, तो यहाँ पर जो है सिंधु नदी मिलता है। अच्छा। और सिंधु नदी को वो सिंधु कहने में दिक्कत होता होगा या प्रोनाउंसिएशन का अभाव होगा, वो सिंधु नदी को हिंदू नदी के नाम से जानते थे, ठीक है। और सिंधु नदी का भी कुछ जानकारी साझा कर देना चाहिए। सिंधु नदी जो है सर ये आप देखिए यहाँ पर, ये जो है चीन का इलाका है, यहाँ पर तिब्बत का इलाका है, और तिब्बत जो है तिब्बत का पठार है, सबसे बड़ा पठार है, और पामीर का पठार जो है इसी का एक भाग है जो कि दुनिया का छत कहते हैं, ठीक है उसको। तो यहीं से तिब्बत के पठार जो है वहाँ के एक मानसरोवर झील है, वहाँ से ये सिंधु नदी निकलती है। एक खास स्थान भी कह सकते हैं, सीन कबाओ खास स्थान है वहाँ से, कबाओ
ठीक है, सीन का वाव, इसलिए सिंधु नाम पड़ा है उसका, सीन याद रखेंगे। तो वो 3 देश से गुजरता है, एक तो चीन का भाग से गुजरते हुए भारत के कुछ हिस्सा से गुजरते हुए पाकिस्तान चली जाती है, फिर यहाँ पर अरब सागर में आके गिर जाती है। 3 देश, भारत, पाकिस्तान और चाइना, ठीक है, यहाँ से सिंधु नदी गुजरती तो है। इसका सर उद्गम स्थान कह सकते हैं कि कहाँ, चाइना है या जी तिब्बत? चीन तिब्बत सर चीन चाइना का ही भाग है, हाँ, आधिकारिक तो क्षेत्र। चीन कह सकते हैं आप औपचारिक रूप से, ये है। और इसकी कुल बात करेंगे तो ये 3610 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है सर, सिंधु नदी की। अच्छा। अब इसी के नाम पर वो लोग सिंधु को हिंदू कहने लगे, और सिंधु अच्छा, का सर पहले नाम भी सर अलग था, पुरुषनी नदी के नाम से जानते थे। जी 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 जी। तो सर सिंधु नदी का जो है हम लोग देखें हाँ। कि जो प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जो अभी तक 2 नाम चर्चा हुआ सर, एक जम्बूद्वीप और भारतवर्ष। अच्छा, एक भारतवर्ष भी हो गया सर, 2 एक 3 नाम। और अब हिंदू शब्द आया है। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वो सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। जी। तो ये सर तीसरा नाम हो गया सर। जी जी, हिंदू से बनेगा अब हिंदुस्तान। अच्छा, हिंदू से बनेगा, यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया। वेस्टर्न कल्चर अभी बोलते हैं, या जो हमारा अपने वैश्विकता में जो अधिकार किए हुए थे भारत पे, या पश्चिमी कंट्रीज है, यूरोपियन का कुछ कंट्रीज है, वो लोग इसको जानने लगे, पूरे कंट्रीज जिसको हिंदू के नाम से जानने पूरे लगे। देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। और यूनानी इसे इंदे, हाँ, और अपने अरब, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से यूनानी से इंदे कहने लगे, और अरबवासी इसे हिंद कहने लगे। तो अरबवासी हिंद कहने लगे और यूनानी इसे इंदे कहने लगे। अभी सर देखिए सर, कितना क्या गो भारतवर्ष का नाम हो गया। भारतवर्ष का नाम जम्बूद्वीप हो गया सर। जी, ये जम्बूद्वीप के बाद आप इंडे हो गया, फिर हिंद हो गया जी, सर। जी। अब जो है सर हम लोग देखेंगे आगे कि मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। हाँ, हिंदू से सर वही अरब कंट्रियन जो है, अरब कंट्रियन समझने में समस्या, अरब कंट्री के जो अरब सागर के आसपास के देश है, या सऊदी अरब के आसपास के देश को अरब कंट्री मान लीजिए, वो लोग इसे हिंद कहने लगे। बाद में वो हिंदुस्तान बन गया, ठीक है, हिंदुस्तान कहना सही रहेगा। कहा गया है सर यहाँ पे मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। तो एक नाम ये भी पड़ गया सर जी। अब ये कहा जाने लगा, यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से लिया गया है। ये शब्द जो हिंदू बना है नहीं, ये फारसी शब्दों से बना है। अच्छा, तो कह सकते क्योंकि सर कह सकते हैं ईरानी जो है मुसलमान थे, इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, वो तो इस्लाम धर्म अपनी भाषा और लिपि के रूप में प्रयोग करते हैं फारसी का। तो उन्होंने जब ये शब्द दिया तो जाहिर सी बात है कि ये हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, ये फारसी भाषा का शब्द। तो हिंदू जो है फारसी भाषा का शब्द है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेजी से इंडिया कहने लगा। जी, अंग्रेजी से इंडिया कहने लगा, ठीक है ना। इंदे जब यूनानी लोग कहते थे, उसके आधार पर अंग्रेजी से इंडिया कहना। तो ये तो हुआ सर भारतवर्ष का जो इतिहास है, उसका अलग अलग नाम किस आधार पे हुआ, ये आप बताएं। हाँ, भाषा तो ऐसा कुछ बताइए सर कि बच्चे को, जो आपके देखने वाले हैं, उसको आसानी से वो याद हो जाए। आसानी से याद को लेकर आप ध्यान रखिए कि भारत का नाम कभी भी पूछा जाए तो ऐसे पूछा ही नहीं जाएगा एग्जाम में। पूछा जाएगा तो यही पूछा जा सकता है कि संविधान में भारत का नाम क्या है। तो आप रखेंगे भारत का नाम संविधान में, भारत अर्थात इंडिया, ठीक है। हम भारत के लोग, यानी भारत शब्द का प्रयोग वहाँ पर हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो उसका हम जिक्र करते हैं, वहाँ पर पढ़ते हैं। और भाषा को लेकर तो काफ़ी विवाद चल ही रहा है, होता ही रहता है। अभी भाषा बोलेंगे 22 भाषा, संविधान के 8 जो है भाग में 22 भाषा की जिक्र की गई है, जिसमें कोई राष्ट्रीय भाषा भारत की नहीं है। भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिला है। भाषा को भी बहुत सारे कैटेगरी में बांट। तो बिहार में हम लोग हैं सर, बिहार की बात करें तो बिहार की भाषा क्या है? सर बिहार की राजकीय खास करके हिंदी है, और दूसरी भाषा जो है उर्दू है बिहार की। पहली राजकीय भाषा हिंदी और दूसरी है उर्दू। संस्कृत कैसी भाषा? संस्कृत के बारे में यहाँ पर कोई जिक्र है नहीं है। और संस्कृत की बात करेंगे, इसमें एक जो एग्जाम में पूछा जाएगा, संस्कृत से नहीं मैथिली से पूछा जाएगा। मैथिली को भाग 8 में जोड़ दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको भी राजकीय भाषा का दर्जा। तो सर ऐसा कहीं देखने को मिला है कि जो संस्कृत भारत की द्वितीय भाषा है? संस्कृत भारत की द्वितीय भाषा, भारत की कोई भाषा है ही नहीं। भारत की कोई भाषा नहीं है। पहली भाषा जब है नहीं तो दूसरी भाषा कहाँ से बनेगी? तो ऐसा नहीं हो सकता सर। साउथ में अंग्रेजी बोलते हैं, नॉर्थ में हिंदी बोलते हैं। और साउथ में अंग्रेजी, नॉर्थ में उर्दू के भाषी लोग हैं भी, हिंदी भाषी लोग भी हैं।
ओके ओके सर, यहाँ कहा गया है विंध्य की पर्वत श्रृंखला। अच्छा एक बात और सर, इससे पहले चाहेंगे कि भारत का कुछ 5 नाम है, वो कैसे आसानी से कोई है जो कि याद करने का वो? सर तो अभी तक मैं क्वेश्चन तो यही पूछेगा ना कि भारतवर्ष का नाम हाथी गुफा अभिलेख में मिला, हाँ ठीक है, पुराणों में मिला, ठीक है। और कह सकते हैं कि भारत का नाम याद रखना है, यानी कि बिहार में भारत अच्छा, का निवास बिहार है। से कुछ लोग कहते हैं ऐसे हैं, तो उसको बनाया गया बिहार, जैसे कि बी फॉर भारत, भारत जी, बिहार, आई, ठीक है, आई से इंडिया, एच हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, BIHA, जी, आर्यावर्त, आर, रेवा खंडे। तो ये 5 नाम है सर। इस 5 नाम में जो जम्मूद्वीप भी याद आधिकारिक रखेंगे। नाम है जी, इंडिया अर्थात भारत। जी जी, 2 ही नाम है आप। और सर आप ये भी बताएं कि जो भारत, ये जो भाषा है, इसको संविधान के 8 भाग में 22 भाषा का वर्णन है, 8वें भाग में 22 भाषा का वर्णन है। तो आगे सर हम लोग बात करें विंध्य की पर्वत, हिंदुस्तान के मैप ले लिया जाए, समझना आसान रहेगा। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांटती है। अब जो है सर विंध्य का पर्वत है कोई श्रृंखला, वो उत्तर और दक्षिण भाग में बांटती है। और कहा गया है यहाँ पर उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले की, और दक्षिण में द्रविड़ परिवार। 2 परिवार है ना सर, एक यूरोपीय परिवार और एक द्रविड़ भाषा परिवार। के आधार पर है सर। हिंदुस्तान का ये मैप ले लीजिए, अच्छा, भारत का मैप ले लीजिए, भारत के मैप से ये क्लियर हो जाएगा। जी जी, हाँ सर, इसको देखिए सर, यहाँ पर विंध्य पर्वत है, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये विंध्य पर्वत का इलाका है ये, ठीक है ना। अच्छा, 2 भाग में बांटा वो विंध्य पर्वत फिजिकल रूप से 2 भाग में बांटे हैं, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, ठीक है। भाषा के रूप में 2 भाग में बांटने का काम करता है। देखिए ये यूरोपियन लोग इधर से, आप मन कह सकते हैं वेस्टर्न कल्चर वाले लोग इधर आए और इंडिया का भाषा था, इंडो यूरोपियन परिवार हो गया। और दक्षिण में द्रविड़ भाषा बोले जाते थे, तो द्रविड़ भाषा परिवार हो गया, ठीक है। और भारत की विभाजन की बात करेंगे तो भारत में एक कर्क रेखा जो ग्लोब पर हम प्रदर्शित करते हैं, ग्लोब पर एक काल्पनिक रेखा है जो 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे मान लेते हैं उसको कर्क रेखा, और विषुवत रेखा भी उसी नहीं कर्क रेखा, जी, अक्षांश रेखा, वो कर्क रेखा जो भारत के मध्य से गुजरता है और 8 राज्यों से गुजरता है, वो भी भारत को 2 भाग में बांटता है। इसको ज्योग्राफी में ज्यादा डिटेल से पढ़ना है, ज्योग्राफी में विस्तार से पढ़ेंगे। ओके सर, जी। अब हम लोग यहाँ सर ये जान ही गए कि जो उत्तरी भाग है उसमें इंडो यूरोपियन परिवार है और दक्षिण में द्रविड़ भाषा बोलने वाले परिवार हैं। फिर यहाँ कहा गया है सर, इस नोट को थोड़ा हम चाहेंगे कि आप इसको। सर ये नस्ल की बात की गई है, जनसंख्या है उसकी, नस्ल की बात करेंगे हम। तो देखिए मानव की, इसमें 2 बातें जान लीजिए। भारत में सबसे पहले मानव जीवाश्म की बात करेंगे तो वो शिवालिक की पहाड़ी ही आएगा आंसर, ठीक है। मानव कंकाल या मानव विकसित जो समूह की बात करेंगे, कौन सी घाटी, तो नर्मदा नदी घाटी होगा। क्लियर डेट। अब देखिए सबसे पहले इसकी मानव की विकास की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र को ही मेन आधार माना जाता है, इसलिए वहाँ के रहने वाले लोग, वहाँ से विकसित होने वाले लोगों को जिस नस्ल के हुए उसको क्या कहेंगे, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड नस्ल के कहेंगे, ठीक है। और दूसरा आप देखिए ये सभी नस्ल के लोग भारत में पाए जाते हैं क्योंकि भारत विविधता वाली देश है। तो पहलियो मेडिटेरेनियन नस्ल हो गया, काकेसाइड हो गया, और निग्रोयड हो गया, और मंगोलायड हो गया, ये पाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के नस्ल। चलिए आगे, ये नस्ल का नाम और बात है आगे पढ़िए सर। भारतीय इतिहास की अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। ये सर एक प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, आधुनिक भारत है, 3 भाग में। जी जी, इसको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास क्यों नहीं बोले, क्योंकि भारतीय एग्जाम किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा या प्रवेश परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्राचीन इतिहास से नहीं, प्राचीन भारत से पूछे जाते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास से पूछे जाते हैं, आधुनिक भारत के इतिहास से पूछे जाते हैं, इस रूप में जानेंगे। और हम लोग के लिए आसान जो बना दिए थे इतिहास, वो महोदय का नाम है, एक जो है जर्मनी के हैं इतिहासकार, सर का नाम है क्रिस्टोफ सेलियरस, ठीक है। ये सर इन्होंने 3 भागों में इतिहास को बांटा। और इतिहास के पिता की बात, भारतीय इतिहास को सर नहीं, विश्व इतिहास, जी जी, विश्व, तो मतलब पूरे विश्व का इतिहास 3 भाग में होगा। जी जी जी, जिसमें कि अपना भारत का भी इतिहास 3 भाग में, जी जी जी, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। क्रिस्टोफ सेलियरस महोदय ने इसको 3 भाग में बांटा। क्या नाम बोले सर? क्रिस्टोफ सेलियरस महोदय ने बांटे थे इन्होंने। तो इससे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है सर कि जो ये संभावना सर कम संभावना है, ठीक है। हेरोडोटस साहब के बारे में पूछा जाता है, जो कि भारतीय फादर ऑफ हिस्ट्री के बारे में। अच्छा, तो इतिहास के पिता जो है हेरोडोटस साहब को माना जाता है।
ओके सर, थैंक यू एवरीबॉडी। आप लोग और इसी प्रकार से हम सेशन आगे बढ़ाएंगे। आपकी फीडबैक का हम अपेक्षा करेंगे कि आप सुझाव भी दे सकते हैं सुधार हेतु, और हम चाह रहे हैं कि इसको बहुत ही रोचक तरीके से, ऊर्जावान तरीके से पूरे इतिहास को आपके सामने इतिहास ही नहीं, पूरे लुसेंट को आधार बना के आसपास की जो पुस्तकें हैं, घटना चक्र हो गया, लुसेंट ऑब्जेक्टिव हो गया, एग्जाम में जो बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, या एनसीईआरटी हो गया, उस सब का संवहन आपको यहाँ पर मिलेगा और डिटेल एक्सप्लेनेशन। और इसमें सभी लोग भाग लेंगे जो कि क्लर्क से कलेक्टर तक की तैयारी कर रहे हैं। तो इसके माध्यम से सर आप यही चाह रहे हैं कि बच्चे को क्लर्क से लेकर कलेक्टर तक बनवाया जाए। हाँ, और उनको आसानी से, और खास करके सुदूर इलाका में रहने वाले लोग जिनको पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनको ये चीज़ें समझ नहीं आती, तो एक एक पॉइंट को हम जब डिस्क्राइब करेंगे, वर्णन करेंगे, तो विस्तार से लोग समझ पाएंगे। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। फिर आप लोग अपना इसी तरह जो है योगदान दीजिए। धन्यवाद सर। यहाँ पे जो है अलग अलग भारत का नाम है, उसमें से 5 नाम आप बताए सर, जो कि आप बताएं सर कि जो बिहार के नाम को यदि याद रखा जाए ये बहुत रोचक तथ्य है। हाँ, इसको हम चाहेंगे कि आप सर अपने ये चीजें जो है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको जान लेनी चाहिए। बिहार को हम डिटेल से बोले हैं बी भारत, आई इंडिया, एच हिंदुस्तान, ठीक है, ए आर्यवर्त, आर रेवाखंड। तो ये यदि बिहार अपना बिहार यदि तो कह सकते हैं सर कि जो पूरे बिहार में पूरे भारत समाया हुआ, पूरे बिहार में भारत समाया हुआ नहीं तो जो ये हम लोग की इतनी जो है, हम लोग वैसे ही अनोखे नहीं हैं, हम लोग में बहुत सारे ऐसे बुद्ध भगवान से लेके महावीर तक जिन्होंने जन्म लिया उस बिहार में। और हम ये कहना चाहते हैं कि सर इस प्रकार से यदि क्लास लोग देखते रहें, रोचक तरीके से कहानियों को सुनते रहें, तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, और हम जो भी बोलेंगे हमारे मुख से निकले हुए हर शब्द आपके प्रश्न बनेंगे और आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 5 वर्षों के अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हमारे भी सहयोग देने के लिए हम निवेदन भी किए हैं, और नियमित रूप से भी हम चाहेंगे कि सर आप उपस्थित रहिए, और ताकि हम जो भी अपने छात्रों को हम लोग के माध्यम से यदि किन्हीं को बेनिफिट मिले तो हम लोग चाहेंगे कि शिक्षा का दान किया जाए, शिक्षा का दान महादान। और आप लोग कमेंट में भी बहुत सारे प्रश्न पूछ सकते हैं और सुधार के सुझाव भी दे सकते हैं। मैं एक नया प्रयोग किया हूँ ताकि पूरे कहानी के माध्यम से आप तक हमको सरल भाषा में इंफॉर्मेशन को पहुँचाना है। आधार देखिए, आप लुसेंट एक बहाना है, एनसीईआरटी, घटना चक्र, लुसेंट ऑब्जेक्टिव या अन्य प्रकार की जो पुस्तक हैं सबको हम ध्यान में रख के कर रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी आपको वरदान साबित होने वाली है। बाकी आपके सुझाव भी आमंत्रित करते हैं, ठीक है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे लगेंगे और आप लोग कमेंट लाइक करेंगे तो हम लोग इसमें और बेहतर इम्प्रूवमेंट करेंगे। ओके, थैंक यू।